हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग ग्रुप एक्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ना तो पैरेलल इंटर करता है ना ही परपेंडिकुलर इंटर करता है, तब उसका पथ क्या होगा। देखो, मैंने आपको बताया है कि परपेंडिकुलर का भी केस बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, बोथ में और मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन ये क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज का ट्विस्ट देखो, ना तो पैरेलल इंटर करता है और ना ही परपेंडिकुलर इंटर करता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं रिकॉल करा दूं सारी बातें, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आएगा या मैग्नेटिक फील्ड का। एक चार्ज पार्टिकल होगा, वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है परपेंडिकुलर, लंबवत की बात करें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, परवलयाकार होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत इंटर करेगा, तब उसका जो पथ होगा वो सर्कुलर होगा। ये 2 पॉइंट आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले तो ये पता होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग कि पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में उसका पथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का पथ होगा वही रहता है। क्यों? क्योंकि फोर्स आपको पता है क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब पैरेलल का मतलब थीटा जीरो हो जाएगा और साइन जीरो का मान होता है जीरो, तो ये पूरा फोर्स जीरो हो जाएगा। यानी कि जब मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें अगर वो पैरेलल इंटर कर रहा है पार्टिकल, तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। और जब कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो उसका पथ जो है वो अनचेंज रहेगा। जो पथ मैग्नेटिक फील्ड का होगा वही पथ उस पार्टिकल का होगा। ये तो हो गए 2 केस जो कि मैंने रिसेंट जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बताए थे, आपका रिवीजन करा दिया। अब ये क्वेश्चन क्या है कि लैंग्वेज का ट्विस्ट है कि वो कह रहा है ना तो पैरेलल एंटर करता है ना परपेंडिकुलर। यही केस सिमिलर वो है जिसमें आपको थीटा इज इक्वल टू कोई एक्यूट एंगल दे दे, या कहते इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी हो सकती है कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो एक चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पे एंटर करता है, तब उसका पथ क्या होगा। मैंने पीछे वीडियो में बताया था उसका पथ क्या हुआ था, हेलिकल कुंडलिनीवत हुआ था, मैंने आपको डिटेल में समझाया था। इसी तरह का ये क्वेश्चन है, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, देन आप प्रायोरिटी दोगे स्पाइरल यानी कि सर्पिलाकार, ठीक है। अब क्या सर्पिलाकार क्या होता है, आपको एक बेसिक डिफरेंस होता है जो हेलिकल और बेसिकली एक जो स्लाइडली डिफरेंट होते हैं। अब देखो, हेलिकल हेलिकल में क्या रहता है कि सर्कुलर उधर की तरफ उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो उसका कंपोनेंट होता है वर्टिकल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला सॉरी, उसकी टुवर्ड्स करते हैं तो वो हेलिकल बन जाता है। अब हेलिकल में क्या रहता है कि थ्रू आउट द मोशन जो रेडियस है वो सेम रहती है। अब स्पाइरल में थोड़ा डिफरेंस होता है। स्पाइरल का क्या रहता है कि रेडियस या तो इंक्रीज़ हो रही होगी या फिर डिक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है, थ्रू आउट द। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये चारों ही क्वेश्चंस, चाहे मैग्नेटिक फील्ड का आ जाए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाए, तो आप अब इनको स्किप नहीं करोगे, ठीक है। जो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इस सीरीज़ के जो सभी वीडियो हैं वो आपने देख रखे हैं, क्योंकि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने वो शायद पिछला वीडियो था उसमें सही से बताया था कि वो हेलिकल कैसे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों इक्वल वेलोसिटी से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करते हैं, तो उनके टाइम पीरियड का जो रेशियो है वो क्या होगा। देखो, क्वेश्चंस हिंदी में लिखे हुए रहते हैं, लेकिन जो मैं बोलता हूँ, जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो मैं इंग्लिश में देता हूँ। इससे जो दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो, मैं आपको बताऊँ, आप जो टाइम, इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच करने के लिए एक फार्मूला पता होना चाहिए। अब जो ये फार्मूला भी आप लिख लेना, टी क्या होता है, 2πm अपॉन में क्यू बी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए टाइम पीरियड यही रहता है। अब 2 पाई तो कांस्टेंट रहेगा। अब पाई का मतलब क्या है, 3.14। थ्रू आउट द कैलकुलेशन पाई की वैल्यू यही रहने वाली है, वो तो बदलेगी नहीं, तो ये चीज़ तो कांस्टेंट है। अब उसने कहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी भी कांस्टेंट हो गया। तो टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के। बस इसी से हमें काम है, इसी को हम सेपरेटली लिख लेते हैं। यानी कि अगर हम T1 और T2 का रेशियो निकालें, तो अभी हमने देखा कि m ऊपर था तो m1 ऊपर कर लेते हैं बटे m2 और इनटू, अब हमने देखा कि नीचे था q, तो यहाँ पे नीचे था तो ऊपर जाएगा तो Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा। आई होप इतना कैलकुलेशन स्किल्स आप लोगों में होगी कि इसको आपने कैसे जो वो किया है। अब बस आपको याद ये रखना है कि अल्फ़ा कण है और एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का जो मास रहता है और अल्फ़ा कण का मास उसका 4 गुना रहता है, यानी कि ये एक है तो वो उसका 4 गुना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही चार्ज का रहता है, चार्ज अगर प्रोटॉन वाला नीचे रखेंगे क्योंकि प्रोटॉन आगे है तो एक, और आप याद रखना कि अल्फ़ा कण पे जो चार्ज है वो 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन का, तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा। अब बस इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 से ये कट जाएगा तो 1:2 आएगा। तो T1 और T2 का रेशियो आएगा 1:2, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन को करने के लिए दो चीज़ें, दो पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हो। पहला ये कि उनका मास जो होता है प्रोटॉन का 1 है तो अल्फा कण का 4 होगा, और उसका चार्ज अगर 1 है तो 2 होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट पता है, और अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे परफॉर्म करना है। ठीक है, एक और फॉर्मूला बता दूँ, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये रिलेशन भी आप याद रख सकते हो कि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक परिपथ है वोल्ट मीटर में रखा है, इसकी रेंज को 3 गुना करने के लिए यह जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कितना यूज़ करना चाहिए। इनिशियली अगर आर रहा होगा तो फाइनली, तो इस क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये क्वेश्चन फिजिक्स के आए हुए हैं, वो 10th+2 के लेवल के ही क्वेश्चंस हैं ये। तो क्वेश्चंस पे डाउट आप मत करो, बस आप इनको पॉइंट्स को अच्छे से तैयार कर लो। मैं आपको पर्सनली गारंटी से ये बात बोल सकता हूँ कि लक्ष्य एयरफोर्स पे जितना मैं इन सीरीज़ में क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, ये अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 20 मार्क्स आप बहुत ईजिली स्कोर कर पाओगे। तो इसके लिए आप याद रखना कि आर फाइनली जो होता है, अगर कोई वोल्ट मीटर का सर्किट है तो उसका रेंज अगर आपसे कहे 3 गुना या 5 गुना, तो आप जो आर फाइनल है वो आर इनिशियल और n-1, ये आप याद रखना। n जहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे 3 गुना कहा गया है तो n का मान 3 रखेंगे, तो 3-1 रखेंगे तो यहाँ पे 2r, यानी कि इनिशियली का 2 गुना। इसी में एक क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है, 5 गुना वाला आया था कि 5 गुना किया गया, और उसमें ऐसे नहीं था, ऑप्शंस रेशियो में थे, यानी कि आर फाइनल और आर इनिशियल का जो रेशियो पूछा था तो उसमें 1:4 हो गया था, क्योंकि n-5 गुना का मतलब 5-1 करेंगे तो 4 रहेगा, तो यहाँ से रेशनलाइज करेंगे तो 1:4। क्वेश्चन का फ्रेमिंग किसी भी तरह से हो सकता है, बस आप जो भी मैं फॉर्मूले या फैक्ट या फिनोमेना बताऊँ उनको आप नोट डाउन करते चलना अपनी नोटबुक पे, जिससे आप इजीली रिवाइज कर पाओ आप बिफोर एग्ज़ाम। और देखो, दो कुंडलियां हैं, उनमें जो अन्योन प्रेरण गुणांक है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अन्योन प्रेरकत्व की अभी डायरेक्शन पूछी गई थी नेवी के किसी एग्जाम में, अभी जो रिसेंट हुआ है, तो अन्योन प्रेरकत्व के मैं हर वीडियो में आप लोग नोटिस कर रहे हो कि एक ना एक लॉजिकल क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो ये भी आप याद रखना कि उनके स्वप्रेरण गुणांकों पे डिपेंड करता है, उनके बीच की दूरी पर भी और उनके माध्यम पर भी, बट उनके रेजिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब इससे कुछ बातें आप लिख सकते हो कि चाहे अननोन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व कहे या स्वप्रेरकत्व कहे, दोनों की जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। इसकी डायमेंशन भी याद रखना, ml² T⁻², A⁻²। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। अब ये नहीं कि एग्जाम में डायमेंशन आई आप निकालने बैठ गए, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसी का मात्रक ओम सेकंड भी होता है, ओम इंटू सेकंड भी होता है। ठीक है, जो एल होता है अन्योन प्रेरकत्व, तभी तो L/R की विमा जो होती है वो T की विमा के बराबर होती है। तो ये बात है। अब माध्यम, अगर उनके बीच में कोई मीडियम रख दें तो वो इंक्रीज़ होता है, यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी आप याद रखना, लेकिन उनके रेजिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और जो L होता है वो मैं आपको बता दूं, फेरों की संख्या के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि एक बार न्यूमेरिकल इस तरह से भी मैं करा चुका हूँ पीछे, जिसमें आपको फेरों की संख्या दी जाएगी और एक का आपको इंडक्टिव ये दिया जाएगा, दूसरे का पूछेगा, तो L1/L2 आप N1/N2 का स्क्वायर करके ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, क्या कि एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर लूप में देखो ये क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ए से बी की तरफ उस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, तो इसमें पूछा गया है कि उसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी, या देखो वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, या डायरेक्शन चेंज होती रहेगी या कोई करंट फ्लो नहीं होगा। आपको गिवन ऑप्शंस में बताना है क्या होगा। तो देखो, आप एक बात बताओ, आपने राइट हैंड रूल से इसकी अगर डायरेक्शन हम बताएं तो इधर की तरफ हम अगर अपना देखो, अब मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपको थंब या पाम रख के नहीं बता सकता। तो पहली चीज़ तो आप जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपको दिख रही है कि कैसी होगी, अपवर्ड होगी। ठीक है, अगर इधर की तरफ होगा तब वो डाउनवर्ड होती, तो ये भी पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है। अब इसमें क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो थ्रू आउट क्या रहेगा, अब इधर करंट अगर बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स टाइम के साथ इंक्रीज़ होगा। और अगर टाइम लेंज लॉ, अब बाई लेंज लॉ जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसकी डायरेक्शन आप बता सकते हो। तो यहाँ से आप देखो, शायद मैं आपको उतना नहीं कंफर्टेबल नहीं समझा पा रहा हूँ, बिकॉज ये स्क्रीन अगर मैं राइट हैंड रूल से बाकायदा आपको बता पाता तो इसकी हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन में अगर ये इधर की तरफ होता तब क्या हो जाता। अब ठीक
ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर ये फिगर है, ठीक है, तब इसकी डायरेक्शन तो एंटी क्लॉक वाइज ही रहेगी गाइज, लेकिन अब की बार जो वो डाउनवर्ड हो जाएगा। क्या मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछा जाता तब वो डाउनवर्ड हो जाता, क्योंकि अब इधर जो अंगूठा इधर करेंगे तो वो अंदर की तरफ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं ये सेपरेट एक वीडियो कम्युनिटी पे करूँगा कुछ कोशिश। वैसे बताना अगर आपको वो समझ में नहीं आया। आप गूगल पे जाके भी देख सकते हो। प्रकाश का पुंज जिसकी जो इंटेंसिटी है वो 10 वाट प्रति मीटर स्क्वायर है, दो पोलराइडो जिनकी जो पोलराइज्ड डायरेक्शन है वो परस्पर परपेंडिकुलर हैं, तो जो निर्गत यानी कि आउटपुट लाइट की जो तीव्रता है वो क्या होगी। तो देखो, एक मेलस ने नियम दिया था कि आई फाइनल इज इक्वल टू आई यानी कि इंटेंसिटी इनिशियल कॉस स्क्वायर फाई, मेलस का नियम है। तो इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं आपके नेवी और जितने भी डिफेंस एग्जाम में, टेक्निकल एग्जाम में फिजिक्स आती है, मेलस के नियम से क्वेश्चंस रखे हुए मिलते हैं। इसमें क्या रहता है, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है क्योंकि इसमें कह दिया है कि दिशाएं लंबवत हैं। अब लंबवत में कॉस 90 का मान यहाँ पे 90 रखेंगे तो कॉस 90 होता है 0, तो फिर यहाँ तो आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन आप याद रखना कि यहाँ पे आई और इनिशियल और फाइनल का रेशियो बहुत पूछते हैं, कभी परसेंटेज पूछते हैं। कोई एंगल देंगे आपको, सपोज 45 दिया तो कॉस 45 का वर्ग करेंगे तो 1/2 होगा, तो यहाँ से परसेंटेज निकालेंगे तो 50% निकलेगा। तो इस तरह से परसेंटेज भी पूछी जा सकती है। तो मेलस के नियम से ये क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट का सेपरेट वीडियो नहीं देखा है तो आप सिंपली अभी सर्च करना प्रकाश का ध्रुवण बाई लक्ष्य एयरफोर्स, इस वीडियो के बाद जाके उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि ध्रुवण से क्वेश्चन अगर आएंगे तो उस वीडियो से बाहर नहीं आएंगे। हाइड्रोजन परमाणु की रेडियस आर में इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी। ठीक है, देखो समझ लेते हैं। सपोज ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये इसकी रेडियस आर है, यहाँ पे नाभिक में एक ई है, हमने प्रोटॉन मान लिया नाभिक, और इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मान लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे एक लॉ लगाएंगे कि जो उनका अभिकेंद्री बल होगा एम वी, यहाँ पे ये वी वेलोसिटी से हमने सपोज मान लिया यहाँ इधर की तरफ घूम रहा है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो होगा वो क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, क्या लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ई और ये भी ई बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ से एक आर तो एक आर कट गया। अब यहाँ पे अगर हम 1/2 से गुणा दोनों तरफ कर दें तो ये हाफ एम वी स्क्वायर बन जाएगा, जो कि गतिज ऊर्जा होती है, और इधर जो हमें मिल गया वही सी ऑप्शन में हमें दिख रहा है। अब आपने समझ लिया कैसे, अब आप याद कर लो कि ये वाला हो जाएगा, इसमें माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपसे पोटेंशियल पूछी जाती तब फिर माइनस हो जाता, और टोटल में दोनों को सम कर देते हैं। नेक्स्ट है S1 और S2 सेकेंडरी खोखले गोले, मतलब उनका केंद्र एक ही है और पहले पे चार्ज Q है, दूसरे पे 2Q है, तो उनका जो फ्लक्स का रेशियो है वो क्या होगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो फ्लक्स होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि एक ये गोला है, इस पर Q है, एक दूसरा गोला है उस पर 2Q है, तो लड़का सोचेगा फॉर्मूला होता है सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो Q1/Q2, तो 1:2 लगा दें। लेकिन नहीं मेरे भाई, इस पे तो Q रहेगा, लेकिन दूसरे वाले गोले पे जो एसोसिएट चार्ज होगा वो 2Q और प्लस 2Q 3Q हो जाएगा, तो आंसर 1:3 होगा। 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि दूसरे वाले से एसोसिएट 3 होगा चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणविक हाइड्रोजन को तीसरे ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, थर्ड उसके ऑर्बिट तक वो किया जाता है। तो निम्न स्तर मतलब सबसे मिनिमम स्तर तक लौटते समय जो स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या है वो क्या होगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम्स क्या होगी। तो देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखना कि हाफ n(n-1), इससे आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे तीसरा ऊर्जा स्तर तक जाके वहाँ पे लौटना है, तब n का मान 3 रखेंगे। चौथा कहता तो 4 रखते, 1/2 3 रखा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 से 2 कट गया, तो आंसर हमारा 3 हो गया। ठीक है, 4 वाले में 6 आता है, आप लोग करके देख लेना। ठीक है, फॉर्मूला भी पूछ सकता है। देखो अभी क्या है कि मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं ला पा रहा था, उसका रीज़न मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ यार, कुछ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ अपने लिए, तो अभी इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। लेकिन कभी एक परसों एक लड़के का कमेंट आया कि आपका वीडियो भले ही 10 क्वेश्चन लाओ 5 क्वेश्चन लाओ, लेकिन आपका वीडियो अगर आता रहता है तो पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनी रहती है और पढ़ाई में मन लगा रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं 10 क्वेश्चंस आपको कोशिश करूँगा डेली, या अल्टरनेट 10 क्वेश्चंस आपको डेली दूंगा। ठीक है, तो कुछ ना हो उससे अच्छा है कि कुछ आप पढ़ते रहो, आपका मन लगा रहे, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चंस आप तक लाया हूँ। तो
आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करना, इस तरह से वो मत करना कि 20 क्वेश्चंस मिनिमम दो या 25 दो, एक दिन में 2 वीडियो दो। इस तरह से प्रेशर क्रिएटर पे जो प्रेशर बहुत हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है कि वीडियोज़ देना बंद कर देता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी समझो प्रॉब्लम्स को, मैं भी थोड़ा शेड्यूल नहीं बना पा रहा हूँ, बिजी हूँ। तो जितना मैं कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, बस आप लोग पढ़ो, पढ़ने पे फोकस करो। कोई कॉन्सेप्ट पूछना है आप बेझिझक पूछो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट करो। लेकिन प्लीज़ गाइज़ इस तरह के कमेंट नहीं करना, क्योंकि बहुत प्रेशर बन जाता है दिमाग पे कि एक दिन में 2 वीडियो दो, एक दिन में 4 वीडियो दो। जब मेरे पास टाइम होगा मैं देता रहूँगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, जो होता है -273.16, उसको 273 कंसीडर करते हैं, -273 पॉइंट में अगर नहीं है ऑप्शन, ये भी पूछा जा सकता है कि परम शून्य ताप क्या होता है, तो उस पर शुद्ध जर्मेनियम। वैसे जर्मेनियम आपको पता है कि एक अच्छा क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो अगर इतने टेम्परेचर पे वो होगा सेमीकंडक्टर, वो कैसे बिहेव करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंसुलेटर की तरह या कंडक्टर की तरह या सेमीकंडक्टर की तरह या इनमें से कुछ नहीं। तो इतना मैं कर सकता हूँ। होप कि आप लोग इसका आंसर बताओगे। अगर आप लक्ष्य एयरफोर्स से पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चंस तो आपके लिए चुटकियों में हो जाने चाहिए। तो आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। तो और प्लीज़ यार उस तरह के कमेंट मत करना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों की, ठीक है? पढ़ने पे फोकस करो, वो सब मत कहना कि 2 वीडियो दो, 4 वीडियो दो। इतना कंटेंट ऑलरेडी है कि आप उतना ही डाइजेस्ट कर लोगे, तो 20 मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आपको बात भले ही वो लग रही हो, लेकिन आप जब विजिट करोगे, प्लेलिस्ट को अच्छे से देखोगे, तो कुछ नहीं बचा है जो इस चैनल पे ना हो, ठीक है? पढ़ते रहो बाकी आप लोग, और इसी तरह से प्यार दिखाओ, जैसे अभी पिछले 2-3 वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का, तो उसके लिए शुक्रिया यार। ऐसी मदद करते रहो, चैनल को शेयर करते रहो, लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है? और बाकी पढ़ते रहो। और और क्या कहते हैं, ये जो टाइम है बहुत गंदा मैं कहूँगा यार, क्योंकि इस कोरोना वायरस के चक्कर में सारी ही पेंडिंग में पड़ी हुई हैं भर्तियाँ। अब ये पता नहीं कब भर्ती आए, कब और एग्ज़ाम हो, तो आयो आप लोग डिमोटिवेट हो रहे होगे। तो उसके लिए मैं एक मोटिवेशन का भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट करूँ, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करता था, तो मैंने बहुत कुछ ऐसा सीखा था जो मैं आप तक डिलीवर करके आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर सकता हूँ। तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन लाइव आके आप लोगों को थोड़ा गाइड करूं, क्योंकि गाइडेंस की कमी मुझे ऐसा लग रहा है कि है। और बाकी आप लोग पढ़ते रहो, और यार वाटर इनटेक ज़्यादा लेते रहो, क्योंकि इस टाइम में क्या है कि पानी जितना आप इनटेक अपनी बॉडी में रखोगे, क्योंकि 70% पानी रहता है बॉडी में, तो आज चांसेस हैं कि इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी। और मेडिटेशन करो, योगा करो, वर्कआउट करते रहो, क्योंकि आप सब लोग सोल्जर की प्रिपरेशन कर रहे हो, सोल्जर बनने वाले हो, तो इम्यूनिटी पे वर्क करो। देखो वैक्सीन बनने में अभी कुछ पता नहीं है, 1 साल लग जाए, क्या हो क्या ना हो। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप की इम्यूनिटी अच्छी रखो, अपनी जो क्षमता है वो आप स्ट्रॉन्ग रखोगे, तो वायरस आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वर्कआउट ज़रूर करते रहो, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। और जो आप लोग खा रहे हो वो ध्यान रखो, न्यूट्रिशन प्रॉपर, कुछ नहीं, ये नहीं कि इतनी गर्मी में कुछ भी खाए जा रहे हो, थोड़ा डाइट वाइट का ध्यान रखो। और बाकी पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जय हिंद।